हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और हमारी जो सीरीज है, हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू इनिशिएटिव ऑन एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमारी फैकल्टी जो है विल बी डीलिंग विद द इश्यूज रिलेटेड टू द स्टैटिक एंड द करंट पोर्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। और जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनका हम क्रिस्प और शॉर्ट तरीके से रिविजन करने की कोशिश करेंगे। एंड एनवायरनमेंट जस्ट लाइक इकोनॉमी हम इतना इतना डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट की आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये सीरीज एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो आगे हम करवाने वाले हैं, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन वाइज तो कोई क्रंच नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एग्जाम के दो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज डिलीवरेंस। सो इन्फॉर्मेशन विल मेक श्योर कि आप अच्छे से वेल इक्विप्ड रहें हर एक सब्जेक्ट को लेके। और डिलीवरेंस, द डे ऑफ द एग्जाम, वहां पे आपको कैसे डिलीवर करना है उसके रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। ठीक है, सो विद दैट इन माइंड, लेट्स रिज्यूम रादर आवर डिस्कशन ऑन इकोनॉमी। और आज काफी क्रिटिकल टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स डील विद देम। ओके, सो फर्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर दैट वी आर डूइंग कि 122वां क्वेश्चन हमें करना है कि विच आर द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सी मॉनेटरी बेस की अगर मैं बात करूं ना, तो मॉनेटरी बेस बेसिकली मींस कि आरबीआई की लायबिलिटीज कितनी है। ओके, कि आरबीआई कितने जो एसेट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, कितनों के लिए उसको इंटरेस्ट पे करना है, कितनों के लिए उसको गारंटी देनी है। और मॉनेटरी बेस की जो एलिमेंट्स हैं, दे आर करेंसी दैट इज हेल्ड इन पब्लिक, कमर्शियल बैंक्स की जो डिपॉजिट्स हैं वो भी मॉनेटरी बेस का पार्ट है। और जो डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई हैं, ये तो हो गया वॉल्ट कैश, यानी कि जो डिपॉजिटर्स ने, जो सिटीजन्स ने, जो मैंने और आपने कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवाए हैं, दैट इज वॉल्ट कैश, ये भी पार्ट है आरबीआई की लाइबिलिटीज का। थर्ड इज डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। ठीक है, और ये तीनों, क्योंकि ये तीनों जब मिल जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी में जितना पैसा है वो सामने आता है। ओके, सो आंसर हियर वुड बी डी, 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, सो मॉनेटरी बेस का अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो अगले कुछ क्वेश्चंस में और आसानी हो जाएगी हमें। अगेन आप सॉल्यूशन में भी दे सकते हैं, वहां पे सीधा सीधा लिखा है कि इट इज द सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय बैंक्स दैट इज वॉल्ट कैश, एंड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। ठीक है, ये तीनों चीजें जो मॉनेटरी बेस का आपको कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, लेट्स सी रिजर्व्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड विच आर द फॉलोइंग। ठीक है, कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा है, वो किस किस तरह का, किस किस फॉर्म में होता है। पहला, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक। सी, पब्लिक के जितने डिपॉजिट हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं रहते। देखिए, इंडिया में हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, सपोज मैं 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं, तो बैंक क्या करेगा कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, इन सब रिक्वायरमेंट्स को छोड़ के, लेट से 20 रुपए की बैंक को रिजर्व रिक्वायरमेंट है, और बाकी 80 रुपए जो है, दैट बैंक लेंड्स आउट एज लोन। ठीक है, और यही लोन इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगेन, ये लोन जब होगा तो नया पैसा बनेगा, यानी कि मनी क्रिएशन भी होती है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ओके, सो यानी कि पूरा जो पब्लिक का पैसा है, अब सपोज मैंने 100 रुपए दिया तो मेरा बैंक के पास तो 20 रुपया ही है, बाकी 80 रुपया तो बैंक ने आगे एज लोन दे दिया है। सो ये जो पैसा है, दैट इज नॉट विद द बैंक, सो दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। इट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय बैंक्स। हमने देखा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स एक्सेट्रा, जो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, बैंक्स इनमें इन्वेस्ट करता है और अपना कुछ पैसा इनकी फॉर्म में रखता है।
ठीक है, सो ये सही होगा। कैश हेल्ड बाय बैंक्स इन द वॉल्ट्स, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। फोर्थ, मनी डिपॉजिटेड विद आरबीआई, हमने ये भी देखा कि बैंक सपोज रिजर्व रेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, सीआरआर की एक रिक्वायरमेंट्स है, एसएलआर के अंडर भी कई बार बैंक जो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी होती है वो बैंक के पास जाती है। सो बैंक अपनी जो पैसे अपने डिपॉजिट्स है वो आरबीआई के पास भी रखता है। ठीक है, सो आंसर हियर वुड बी बी 2, 3 एंड 4। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लेट्स सी, मनी कैन बी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी इन विच आर द फॉलोइंग वेज। देखिए, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग तो हम समझ गए। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मतलब है कि अ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक डिपॉजिट करवा रही है उसका एक पार्ट बैंक्स के पास रहता है, बाकी बैंक्स लेंड आउट कर देते हैं एज लोन। फुल रिजर्व बैंकिंग क्या होगा, जितना सपोज मैंने 100 रुपया डिपॉजिट करवाया था, ये 100 का 100 ही बैंक्स अपने पास एज डिपॉजिट रखेंगे। ठीक है, यानी कि बैंक्स लोन नहीं देंगे। अब लोन नहीं देंगे तो नई मनी जो है वो कैसे क्रिएट होगी? ठीक है, सो ए वुड बी इनकरेक्ट एंड आंसर हियर वुड बी बी 2 ओनली। ठीक है, आपको जो लोन मिल रहा है बैंक से, वही जब आप विड्रॉ करते हैं वही उसी से तो नई मनी बन रही है, वही तो कैश आपके पास आ रहा है, जो इकोनॉमी में नया पैसा आ रहा है। इसीलिए जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा करना होता है, इकोनॉमी को इम्पेटस देना होता है, इकोनॉमी को पुश देना होता है, तो आरबीआई अपने रेट घटा देता है ताकि बैंक्स लोन दें, लोगों को लोन इजीली मिले और नया पैसा क्रिएट हो, जिसके कारण डिमांड फिर से बढ़े। ओके, सो आई होप अगेन दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर समझ आ गया तो क्वेश्चंस सॉल्व करना आपके लिए एग्जाम में आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर को अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक नंबर है जो यूज करते हैं हम टू कैलकुलेट कि रिजर्व्स जो बैंक के हैं उसका क्या इंपैक्ट रहता है मनी सप्लाई के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो इसका डेफिनेशन है, फॉर्मूला है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, दैट इज रिजर्व रेट इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल सीएलआर एसएलआर डाल के इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट जो रेट है दैट इज 10%। सो जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो होगा 1/10 के बराबर। ठीक है, सो ये डिसाइड करता है कि मनी इकोनॉमी में कितनी रहेगी। ऑब्वियसली अगर बैंक का रिजर्व रेट इंक्रीज होगा तो बैंक के पास लोन देने के लिए जो पैसा होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उनका एक सपोज पहले वो 20 रुपए के रिजर्व रखते थे, अब उनको ₹30 के रिजर्व रखने हैं, तो 100 में से जो उनके पास लोन देने लायक कैपिटल है वो तो 70 रुपए ही बचा। सो वो लोन कम देंगे जिसके कारण इकोनॉमी में मनी कम जाएगी। ओके, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट। अब ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, और जितना ये ज्यादा होगा उतना मनी सप्लाई ज्यादा होगा। बेसिकली फॉर्मूला है मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय मॉनेटरी बेस। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक। ये हमने देखा ये सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है। सेकेंडली, डिक्रीजेस विद द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, दिस इज ट्रू। इट इंक्रीजेस विद मॉनेटरी बेस। सी फॉर्मूला से हमने देख लिया कि मॉनेटरी बेस का कोई रिलेशन नहीं है मनी मल्टीप्लायर के साथ में, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सो आंसर हियर वुड बी बी। मनी मल्टीप्लायर जो है दैट डिपेंड्स ऑन योर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ओनली। ठीक है, इसका मनी मॉनेटरी बेस से कोई रिलेशन नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। अगर डाउट है अगेन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मॉनेटरी बेस इन द इकोनॉमी? ठीक है, मॉनेटरी बेस का मतलब है टोटल लायबिलिटीज ऑफ आरबीआई। ठीक है, क्रिएशन ऑफ मोर क्रेडिट बाय बैंक्स। बैंक्स अगर क्रेडिट ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं उसका अपने आप में मॉनेटरी बेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि बैंक के पास जो पैसा था वो अब ट्रांसमिट होगा पब्लिक को, बट जितना ये यहां से जाएगा उतना ही पब्लिक के पास जाएगा।
ठीक है। सो अब ये दोनों जो है इनको मिलके मॉनेटरी बेस बनता है। सो अगर नया क्रेडिट क्रिएट हुआ, पैसा और गया पब्लिक के पास, तो भी मॉनेटरी बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरबीआई की लायबिलिटीज उतनी ही रहेंगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। पब्लिक विड्रॉइंग मोर कैश फ्रॉम द बैंक्स, अगेन दोनों में सेम ही चीज हो रही है। ओके, यहां पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू कैश विद पब्लिक, कैश विद बैंक्स प्लस बैंक्स डिपॉजिट टू आरबीआई। ठीक है। सो अगर बैंक से पब्लिक में जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉनेटरी बेस में, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी पर मॉनेटरी बेस सेम रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आंसर हियर वुड बी डी, नीदर वन नॉट टू। ठीक है, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ आ जाएंगे आपको तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉनेटरी मनी मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सी मनी मल्टीप्लायर हमने देख लिया कि रिजर्व जो रिक्वायरमेंट्स है बैंकिंग सिस्टम किसी भी बैंक की, उस पर डिपेंड करता है। सो करेंसी डिपॉजिट रेट, हाँ, और सो करेंसी डिपॉजिट रेशियो बिल्कुल इस पे डिपेंड करेगा, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ओके, सो दोनों डिटरमाइन करता है कि बैंक के पास कितना पैसा आ रहा है जो वो रिजर्व में रख पाएंगे। करेंसी डिपॉजिट रेशियो बेसिकली इंप्लाइज कि पब्लिक कितना पैसा अपने पास रख रही है विजवी कितना पैसा वो बैंक को दे रही है। और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो का मतलब ये है कि बैंक कितना पैसा अपने पास रख रहा है और कितना पैसा पब्लिक के पास जा रहा है। ठीक है। सो अब दोनों फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि मनी मल्टीप्लायर कैसा होगा। ओके, सो हियर द आंसर इज सी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 में से पहले 80 रुपए बैंक में देते थे, 20 रुपए अपने पास रखते थे। अब आप 30 रुपए अपने पास रखते हैं और 70 रुपए बैंक को देते हैं, तो डेफिनेटली बैंक की जो रिजर्व रखने की कैपेसिटी वो भी तो कम होगी। सेकेंडली, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, बैंक कितना पैसा अपने पास रखता है और कितना पैसा आरबीआई के पास रखता है, इसका जो रेशो है वो भी तो डिटरमाइन करेगा कि बैंक कितने रिजर्व्स हैं बैंक के, और अकॉर्डिंगली मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में क्या होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अगेन कोई भी डाउट है सो डू कमेंट। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लाई बाय मॉनेटरी बेस। सो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मनी सप्लाई। इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मनी मल्टीप्लायर, दिस इज करेक्ट। इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मॉनेटरी बेस। सो सिंपल सा एक फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया, याद कर लिया, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं बट ये पूछे जा सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अप्लाइड क्वेश्चन है पेंडेमिक ईयर का, यानी कि कोविड ईयर टाइम का, 2020 से लेकर 2022 तक। आरबीआई इंक्रीज द रिजर्व मनी बट इट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू कमेंसरेट इंक्रीज इन मनी सप्लाई। आरबीआई ने रिजर्व रेट आर जो है वो इंक्रीज कर दिया, बट इसके कारण मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं हुई। ओके, सो इसका क्या रीजन हो सकता है? मनी मल्टीप्लायर रिमेनिंग डिप्रेस्ड, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आर अगर इंक्रीज किया है और मनी मल्टीप्लायर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो अगर आर इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लायर नीचे होगा, और मनी सप्लाई जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर। सो सेकेंड इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो को अपने आप मतलब इंक्रीज होने का मतलब यही है कि पब्लिक जो है अपने पास पैसा ज्यादा रख रही है। हमने देखा इट इज द रेशियो ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक बट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बैंक्स पार्किंग फंड्स विद आरबीआई अंडर रिजर्व रेपो। सी बैंक्स अगर आरबीआई के पास फंड्स पार्क कर रहे हैं, यानी कि आर जो है अगेन इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण मनी मल्टीप्लायर फिर डिक्रीज होगा, जिसके कारण मनी सप्लाई भी डिक्रीज होगा। सो आंसर हियर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए 2-3 फॉर्मूलाज आपने याद किए हो तो पिछले 5-7 क्वेश्चन अपने आप हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स की आपको चीजें हो सकता है कि समझ ना आए कि मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, बट कुछ फॉर्मूला से आपको चीजें आप आंसर्स
दे सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि आरबीआई जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है तो वो सिक्योरिटीज खरीदता है फ्रॉम मार्केट। सर्किट्स सिक्योरिटीज खरीदना या बेचना सो एज टू चेंज द लिक्विडिटी इन द मार्केट, की मार्केट में कितना पैसा है उसके हिसाब से आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदता है या बेचता है, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए और डिमांड को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन कि फर्स्ट इट चेंजेस द मॉनेटरी बेस, सेकंड इट चेंजेस द मॉनेटरी सप्लाई। देखिए, मॉनेटरी बेस जो है, अगर आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगा या खरीदेगा तो आरबीआई के पास सिक्योरिटीज कम हो जाएंगी। ठीक है, आरबीआई के पास कैश ज्यादा या कम होगा, इसके साथ में मॉनेटरी बेस भी चेंज होगा। ओके, सेकेंडली चेंजेस द मनी सप्लाई। ऑब्वियसली मनी सप्लाई जो है हमने देख लिया कि मॉनेटरी बेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मॉनेटरी बेस चेंज होगा तो मनी सप्लाई भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट लेट्स सी थर्ड कि इट चेंजेस द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का हमने देख लिया कि रिजर्व रेशो के साथ में, रिजर्व रेट्स के साथ में रिलेशनशिप है। पैसा कितना बढ़ रहा है मार्केट में उससे कोई रिलेशन नहीं है। सो आंसर हियर वुड बी ए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सी, मनी सप्लाई का मतलब है कि जो पैसा लोगों के पास है और लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, अब लोगों के पास पैसा दो तरह से हो सकता है, कैश हो सकता है और दूसरा बैंक में हो सकता है। आपका और मेरा जो पैसा है वो या तो हमारे वॉलेट में होगा, हमारे कैश में हमारे पास होगा, या फिर वो बैंक में होगा। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट्स अगर हम देखें कि मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। क्यों? क्योंकि आपको तो कुछ उससे मिल नहीं रहा। डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद अदर कमर्शियल बैंक्स, दिस इज आल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी लाइंग इन विद सेंट्रल बैंक्स, वो भी आपका पैसा नहीं है सेंट्रल बैंक में, हाँ एज एन एक्सचेकर आपका पैसा है, बट पब्लिक का पैसा नहीं है वो। मेरा पैसा नहीं सेंट्रल बैंक पे पड़ा हुआ, मेरा पैसा है किसी कमर्शियल बैंक में। सो फोर्थ स्टेटमेंट, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स इज ट्रू एंड रेस्ट आर रॉन्ग। एंड आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया अगेन, ऐसे क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन गलत होंगे ऐसे। नॉट अबाउट ऑफ मनी सप्लाई का मतलब है डी। ओके, now next question is which of the following are part of money supply in the economy? Cash and deposits of public, this is correct. Corporate bonds held by public, this is incorrect. Government securities held by public, this is incorrect. Shares held by public, this is incorrect. See, liquidity जो है ना, that is an important element of money supply. लिक्विडिटी मतलब कि कितने आसानी से आप किसी भी चीज को ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, तो बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं उनको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, बट बॉन्ड्स, जी सेक्स, शेयर्स वगैरह ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये मनी सप्लाई का पास नहीं होती है। सो आंसर हियर वुड बी ए। अगेन आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए, M0, M1, M2, M3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये चीजें एक बार रिवाइज कर दीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रही, डू लेट मी नो, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दीज ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब आरबीआई जो सिक्योरिटीज खरीदती है, बेचती है, सो एज टू चेंज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितना पैसा है उसको चेंज करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर डायरेक्टेड एट इंटरफेसिंग एंड्यूरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, सी, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन और दूसरा होता है रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, या फिर रिवर्स रेपो भी होता है। सो इन दोनों के पर्पस जो है वो थोड़े डिफरेंट है। अल्टीमेटली पर्पस तो यही है कि लिक्विडिटी इकोनॉमी से कम करना, बट इन दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आउटराइट ओएमए जो है वो थोड़ा परमानेंट नेचर का होता है। मतलब यहाँ पे जब बैंक सिक्योरिटी खरीदता है तो इसके ऊपर कोई प्रॉमिस नहीं करता कि वो सिक्योरिटी बेचेगा वापस। वो बैंक की मर्जी होगी तभी वो बेचेगा या खरीदेगा। ठीक है, और रिवर्स रेपो या ऑपरेशन जो है इसका मतलब यही है कि रीपरचेज ऑब्लिगेशन,
यानी कि बैंक जब किसी सेंट्रल बैंक जब किसी बैंक से सिक्योरिटीज खरीदता है तो इट इज अंडर ऑब्लिगेशन की आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रल बैंक विल अगेन सेल द सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी वापस भेजेगा। तो ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और इसका पर्पस, मेन पर्पस जो होता है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब और एक डिफरेंस होता है कि ये 7 या 14 दिन में के लिए होता है, ओवरनाइट, यानी कि एक दिन, 7 दिन, 14 दिन के लिए होता है। बट जो आउटराइट ओएमओ है दैट कैन बी फॉर द लॉन्गर पीरियड। ठीक है, और ये जो दोनों चीजें हैं दे आर एट द डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का अगर लगेगा कि इकोनॉमी में जरूरत है तो फिर वो ये ऑपरेशंस करेंगे। सो एंड्यूरिंग लिक्विडिटी का मतलब है कि जो लंबे टाइम से लिक्विडिटी चल रही है, अगर इकोनॉमी में काफी देर से पैसा आ रहा है और ज्यादा टाइम के लिए उसको सोक करना है, निचोड़ना है, दैट वे आउटराइट ओमर्स विल बी अप्लाइड। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज हैं वो टेम्पररी लिक्विडिटी के लिए, जैसे हमने देख लिया कि ओवरनाइट, एक दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। ठीक है, सो आंसर हियर वुड बी सी, both 1 and 2. Okay, let's see next question. ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब ये सारे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। और ये क्वेश्चन अगर आपको कर लिए तो आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको, उनके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है जहां पे आप रिस्क ले सकते हैं या फिर रिस्क अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपने क्लियर कर लिए तो वहां से आपको एज मिल जाता है बाकियों के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई इज पंपिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो मॉनेटरी बेस इज इंक्रीजिंग। हाँ बिल्कुल, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो मॉनेटरी बेस भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो कैश है या बैंक में रिजर्व्स है वो भी इंक्रीज करेंगे। मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, दिस विल आल्सो बी ट्रू। मनी मल्टीप्लायर इज इंक्रीजिंग, मनी मल्टीप्लायर का मनी सप्लाई के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। आरबीआई बैलेंस शीट इज इंक्रीजिंग, यानी कि आरबीआई की जो लायबिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो दिस वुड बी करेक्ट टू, एन आंसर हियर वुड बी डी 1, 2 and 4. ओके, let's see next question. Let's see the next question. Which of the following actions will lead to immediate increase in money supply in the economy? Okay, immediate increase होगा, यानी कि आपने ऐसा कोई एक्शन लिया जिसके कारण उसी टाइम पे मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। फर्स्ट इज इंडिविजुअल परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। ये मैंने बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप प्राइमरी मार्केटिंग में आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, इंडिविजुअल्स अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे तो उस केस में जो मनी सप्लाई है वो कम होगी। ठीक है, या फिर स्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल से पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अब जब तक गवर्नमेंट उस पैसे को वापस इकोनॉमी में नहीं डालेगी तब तक वो पैसा पार्ट ऑफ इकोनॉमी नहीं बनेगा। ठीक है, सो दिस वुड बी इनकरेक्ट। सेकंड, बैंक्स परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। अगेन बैंक्स अपना पैसा गवर्नमेंट के पास जाने देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जब तक वो पैसा फिर से पुश नहीं करेगी इकोनॉमी में तब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगा इंक्रीज मनी सप्लाई में। दिस वुड बी इनकरेक्ट। थर्ड, बैंक्स परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक इन द सेकेंडरी मार्केट। देखिए, इस केस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक्स अगर परचेज करेंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो भी सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि बैंक्स पब्लिक से सिक्योरिटीज खरीदेंगी और पब्लिक के पास पैसा इंक्रीज होगा जिसके कारण मनी सप्लाई इन द मार्केट कैन इंक्रीज। सो दिस कैन बी ट्रू। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। सी, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का तो पीरियड ही लंबा होता है, ये इंस्टेंटेनियस नहीं होते। सो मनी सप्लाई जो इनके कारण इंक्रीज या डिक्रीज होगी दैट विल टेक टाइम। ओके, सो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे है दैट इज 3 ओनली। ओके, now let's see next question. You consider the following statement. First is open market operation is a monetary policy tool. This is correct. Monetary policy tool वो tool होते हैं which are used by government to change the money supply in the market. ठीक है, तो आरबीआई जो टूल्स यूज करता है टू कंट्रोल और इंक्रीज मनी सप्लाई इन द मार्केट दैट इज नोन एज मनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट।
So second is open market operations take place in the secondary market. This is also true. गवर्नमेंट का पर्पज ये है कि पब्लिक से या बैंक से पैसा कम या ज्यादा हो, सो वो सेकेंडरी मार्केट में यूजुअली होता है. स्टेरिलाइजेशन इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल. अनदर, ये स्टेटमेंट सही है, पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय स्टेरिलाइजेशन. सी, अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स या फिर फॉरेन से सपोज यूएस की कुछ बड़ी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, सो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इंडिया में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, जिसके कारण इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के चांसेस है. ठीक है. और ये जो इन्फ्लेशन के इंक्रीज या डिक्रीज या फिर मनी सप्लाई कम होने के कारण इन्फ्लेशन कम या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, जिससे हमारे ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा. सो ये जो मनी जो आ रही है, इसको स्टेरिलाइज करने का क्या मतलब है, टू मेक इट सेफ, ताकि बाहर की जो इकोनॉमी के शॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में जब बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इकोनॉमी से पैसे निकालना स्टार्ट किया, तो इकोनॉमीज एकदम से क्रम्बल होना स्टार्ट हो गई. ठीक है. सो एज टू इंश्योर कि ऐसा कुछ इंडियन इकोनॉमी में ना हो, गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट इट्स गवर्नमेंट रादर आरबीआई इंश्योर्स दैट इट स्टेरिलाइजेस the money that is coming or going out of the economy. ठीक है. और इसी को हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. सो स्टेरिलाइजेशन स्कीम, स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि बाहर से जो पैसा आ रहा है इकोनॉमी में, उसके कारण इकोनॉमिक शॉक्स ना हो. ठीक है. और इसको करने के लिए आरबीआई जो है वो मार्केट में से G-SECs खरीदती या बेचती है, सो एज टू एंश्योर कि जो बाहर का पैसा आ रहा है वो इतना ज्यादा आए ना और इतना ज्यादा निकल ना जाए, जिसके कारण इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस हो. ओके. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आंसर हियर इज डी. सी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है ये, मुझे पढ़ाने का भी काफी मजा आ रहा है. आई होप आपको पढ़ने का भी मजा आ रहा होगा. अगेन डाउट्स हैं तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो. अनदर थिंग, we have a telegram channel also, you must visit that channel too. Okay, so next question देखते हैं. Consider the following statements regarding market stabilization bonds. Market stabilization bonds जो है basically they are used so as to ensure कि sterilization हो. ठीक है. जैसे हमने देखा कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है दैट इज देयर टू इंश्योर कि बाहर से जो पैसा आ रहा है दैट डज नॉट क्रिएट अ शॉक इन द इकोनॉमी, और इसके लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है, बेचती है. ओके. और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करती है, विच इंश्योर कि पब्लिक जो मनी है दैट इज लिक्विडिटी इज एब्सॉर्ब्ड और पुश्ड इनटू इकोनॉमी. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. दीज आर ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज. दिस इज करेक्ट. टी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज जो G-SECs जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उन्हीं के फॉर्म में ये बॉन्ड्स रहते हैं. आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इशू एमएसबीज. मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट इज इन द प्राइमरी इन द डोमेन ऑफ आरबीआई. आरबीआई का ही काम है मॉनेटरी पॉलिसी को सही तरह से चलाना और इकोनॉमी में ग्रोथ और इन्फ्लेशन को एक बैलेंस मेंटेन रखना. थर्ड, द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दिस बॉन्ड इज मेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स बजटरी रिसोर्सेस. देखिए, बॉन्ड्स अगर इशू करेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा भी लगेगा. ठीक है. उनको चलाने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए एक कॉस्ट भी आएगी, सो वो गवर्नमेंट अपने बजट से देती है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और पर्पस क्या है, ताकि एक्स्ट्रा जो लिक्विडिटी आ रही है बाहर से वो हमारी इकोनॉमी को शॉक ना करे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो. सीआरआर वो अमाउंट है जो एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और इसका पर्पस क्या है, ताकि डिपॉजिटर्स का एक मिनिमम अमाउंट सेव रहे और बैंकिंग क्राइसिस ना बढ़े. ठीक है. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. ठीक है. देखिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब है कि पैसे हैं, द मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो इकोनॉमी में पैसे हैं, फंड्स जो है लोगों के वो सिक्योर रहें और इकोनॉमी एज सच स्टेबल रहे. और मैनेजिंग लिक्विडिटी का मतलब ये है कि सीआरआर अगर इंक्रीज होगा तो बैंक को अपने रिजर्व्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, जिसके कारण बैंक्स के पास लोन्स देने लायक पैसे कम रहेंगे, जिसके कारण आप लिक्विडिटी यानी कि कैश विद पब्लिक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आरबीआई कैन चेंज द सीआरआर टू एनी लेवल विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग लिमिट. देखिए, ये स्टेटमेंट भी सही है कि कोई एज सच रेट डिसाइड नहीं किया गया कि आप 10% से ऊपर नहीं रख सकते या फिर 3% से नीचे भी रख सकते. सो एक टाइम था प्री लिबरलाइजेशन एरा में, जहां पे
जो CRR था दैट वाज डबल डिजिट्स में था, 10%, 20% तक था, आज वो 3-4% तक ही है। ठीक है, सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding CRR again kept with RBI by commercial banks. So, first is it ensures safety of to people's deposits in banks. ये मैंने बताया कि ये तो सेंट्रल पर्पस है इसका, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। इट इंश्योर्स सॉल्वेंसी ऑफ बैंक। सॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स का मतलब ये है कि बैंक के पास पैसे खत्म ना हो, ठीक है, कि बैंक इंसॉल्वेंट ना बन जाए, बैंक के पास लिक्विडिटी खत्म ना हो। सो वो इंश्योर होती है कि बैंक्स के पास एक मिनिमम जो रिजर्व्स हैं वो RBI के पास रखते हैं, और इससे इंश्योर होता है कि उनका बिजनेस और फंक्शनिंग इंश्योर्ड रहे। थर्ड, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द बैंक्स। सी, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने पार्क कर दिया, यानी कि उसको आप एज लोन नहीं दे सकते किसी को, सो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, क्यों? क्योंकि आपको जो फंड्स की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, उस पर एक पर्टिकुलर आपने फंड जो है वो साइड पे रख दिया, उसको आप यूज ही नहीं कर सकते, तो उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन CRR, दिस इज इनकरेक्ट। ये एक फैक्ट आपको CRR के बारे में याद जानना चाहिए कि बैंक CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं अर्न करते। SLR पे बैंक्स कैन इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट इफ दे बाय लेट्स से सिक्योरिटीज, G6 वगैरह RBI से अगर वो खरीदें, इन दैट केस दे कैन अर्न इंटरेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। सो फ्रेंड्स, SRR जो है वो बेसिकली मतलब है CRR और SLR, ठीक है। सो इन दोनों का मतलब है कि कितना पैसा जो है वो बैंक अपने एक साइड पर रख लेता है, सो एज टू इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे मनी सप्लाई में, ठीक है। सो इसका अगर इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे पर्पस क्या है, टू एनेबल सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। दिस इज करेक्ट, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने साइड पे रख दिया है, और आपको जो लोन जो आप दे सकते हैं वो अमाउंट कम हो जाएगा। सेकेंड इज टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। देखिए ये हो जाता है, दिस इज नॉट द पर्पस बिहाइंड इट, दिस इज रादर एन इम्प्लीकेशन, ठीक है। बैंक SLR CRR का ये पर्पस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके कारण ये हो जाता है, ठीक है। सो ये पर्पस नहीं है, दिस इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये मतलब नहीं है कि वो कमर्शियल बैंक्स के प्रॉफिट से कोई दिक्कत है RBI को, क्योंकि अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स आर प्राइवेट एंटिटीज, उनका काम है वो प्रॉफिट कमाएंगे। RBI का काम है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेबिलिटी को इंश्योर करे। To force the banks to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirements. देखिए ये भी एक इफेक्ट है इसका, बट RBI डज नॉट स्पेसिफाई कि कितना कैश होना चाहिए, ओके। और RBI का मतलब ये नहीं है, फॉर एग्जांपल SLR के अंडर आप गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट द कैश दैट इज RBI intending for the banks to keep, ठीक है। So in that sense this statement will also be wrong, and answer here would be A, okay। So I hope ये क्वेश्चंस आपको करने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज का जो लेक्चर था उसमें समझने वाली काफी चीजें थी, सो ये डेफिनेटली आप रिवाइज कीजिए अपने नोट से भी, और अगर समझ ना आ रहा हो डेफिनेटली डू कमेंट, एंड आई विल ट्राई एंड आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो डाउट्स हैं उनको एड्रेस करने का, ठीक है। सो थैंक यू।